हे सीएमए फाइनलिस्ट, आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा और आपने इस वीडियो पे क्लिक करके काफ़ी अच्छा काम किया है, जिससे कि आपको स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डर बिल्कुल भी चला जाएगा। क्योंकि ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका डर बिल्कुल चला जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है और जो मैं रिवीजन वीडियोस बोलता हूँ उसको आपको देखना है, जिससे कि आपको पूरा एकदम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक हलवे की तरह लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप देख लेना। तो सबसे पहले एमसीक्यू का एनालिसिस करते हैं, किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो 9 प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बाकी के 6 बचे हुए 6 एमसीक्यूज जो होते हैं वो थियरी वाले रहते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया ये एमसीक्यू कहाँ से आते हैं। एमसीक्यू मोस्टली एमसीक्यू बैंक स्टडी मैट पीवाईक्यू के एमसीक्यू जो होते हैं उधर से आते हैं। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस है एमसीक्यू बैंक को लेके, नहीं तो बाकी सब टीचर्स के आप वीडियो देखिए क्लियर आउट कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल एमसीक्यूज को मैंने क्या किया है, रेड किया हुआ है, तो आप उस तरह से हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिस्क पेनल्टी एंड शार्प रेशो ये काफी बार रिपीट होता रहता है। म्यूचुअल फंड का एनईवी का एमसीक्यूज और इफिशिएंट मार्केट का भी एक एमसीक्यू हमेशा से होता है, वो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एमसीक्यूज काफी बार रिपीट होता है, तो वो वाला देख के जाना। डेरिवेटिव्स में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एंड ऑप्शन ग्रीक्स, ये तीन जो है ना वो कंफर्म आते ही आते हैं। और डेरिवेटिव्स का देखा जाए तो कभी कभी 3 देता है, कभी कभी 4 देता है, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो डेरिवेटिव्स की ये कैसे रहते हैं, हमेशा के मेहमान रहते हैं, खास करके ऑप्शन ऑफ ग्रीक्स। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स तो हमेशा पूछता ही पूछता है वो। देन डिजिटल फाइनेंस जो आप छोड़ के जाते हो, तो 2 एमसीक्यूज उसमें से भी आते हैं। तो देखो 4 मार्क्स के एमसीक्यू, सॉरी 4 मार्क्स तो आपको डिजिटल फाइनेंस ऐसे ही दे देता है। देन फंडामेंटल एनालिसिस से 1 मार्क एंड टेक्निकल एनालिसिस से 1 मार्क एंड फॉरेक्स का 2 एमसीक्यूज आता है, जो कि इजी होता है कैलकुलेट मतलब करने के लिए। ओके, सो दिस इज आवर एमसीक्यू ब्रेकडाउन हो गया अपना। देन हम पेपर पैटर्न के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। अब मैंने इसमें 5 से 6 अटेम्प्ट जितने भी दिसंबर 2023 से लेके दिसंबर 2025 तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उनको एनालिसिस करके ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स अगर ये तीन छोड़ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। बिकॉज इनके क्वेश्चन जो है ना वो काफी इंटरलिंक है एक दूसरे से। मैं बताऊंगा आपको कैसे इंटरलिंक है, और ये अगर चैप्टर आपने कर लिए तो आपके श्योर शॉट 60+ चले जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 के इसमें कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग का ए वाला पार्ट जो है वो काफी बार मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही पूछता है। ठीक है, जो भी मशीन रिप्लेस करना है, मशीन को इंस्टॉल करना है, मशीन को ये करना है, मशीन को वो करना है, ब्ला 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 ब्ला। तो आपने जो भी सीए में इंटर में पढ़ा होगा ना मशीन के बारे में, तो यहाँ पे वो कैपिटल बजटिंग में यूज होता है। देन लीजिंग, लीजिंग में बाय और लीज उसके अलावा एनुअल रेंटल पेमेंट, इसके बारे में क्या होता है बातचीत की जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, रिपीटेड क्वेश्चंस को ही करते रहना है। रिस्क एनालिसिस इन अ कैपिटल बजटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। कुछ तो 10-12 रिस्क एनालिसिस इन अ कैपिटल बजटिंग में 10-12 मेथड्स है, उनको ही आपको क्या करना है, मास्टर करना है। तो ये क्वेश्चन उसमें से एक आ जाता है एंड आप इजीली कवर कर लेते हो। कुछ ज्यादा मतलब हेट्रिक नहीं है, थोड़ा बहुत मेथड से उसका प्रैक्टिस करके आपको हो जाएगा, प्रैक्टिस करके। इक्विटी वैल्यूएशन, अब देखो इक्विटी वैल्यूएशन में क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है कि डिस्काउंट डिस्काउंट मॉडल वाला क्वेश्चन पूछता है। 2 3 बार उसने डिस्काउंट मॉडल वाला क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करोगे ना, तो भी आपका इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब पास्ट ईयर का जब भी मैं बोलता हूँ तो आपको 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मतलब आपने पूरा एसएफएम ही चार्ट लिया होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता है तो उसके 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको वो इजी लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। बिकॉज 10 अटेम्प्ट में से कोई भी वेरिएशन आ जाए तो आपको आ ही जाएगा। देन बॉन्ड वैल्यूएशन में कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को काफी बार पूछा जाता है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे आपको ध्यान देना है। और कभी कभी यहाँ पे ऑप्शंस का भी ये डाल देते हैं, मतलब आप जो डेरिवेटिव्स रहते हैं ना उसका भी तड़का यहाँ पे लगा देते हैं एकदम दाल की तरह। देन म्यूचुअल फंड में शार्प एंड ट्रिम रेशोज जो होता है, या फिर उसके अलावा कोई और है म्यूचुअल फंड में जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन है, पास्ट के क्वेश्चंस करके जो म्यूचुअल फंड्स कवर अप हो जाएगा। तो दिसंबर 2025 में पूछा गया था, तो पास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, वो म्यूचुअल फंड में आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफ़ी लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। भाई क्यों छोड़ के चले जाते हो? ईज़ी टॉपिक है। अगर आपको सही टीचर मेंटर मिल गया तो भाई ये चैप्टर पूरी एक की तरह खा लोगे आप गाजर के हलवे के साथ, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, मोस्टली बेटा के रिलेटेड जो भी हो है ना क्वेश्चंस, वो काफ़ी बार आते हैं और आपको कभी-कभी ऑप्शंस नहीं तो फ्यूचर्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? कहाँ पे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोर्टफोलियो में भी यूज़ होते हैं बिकॉज़ ऑफ 3-4, अगर आपका क्या बोलते हो शेयर्स होंगे आपके पास, एक 3-4 कंपनीज़ होंगी, तो उसमें ऑटोमैटिकली शेयर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसमें यूज़ होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में। देखो डेरिवेटिव्स फॉर फ्यूचर्स। डेरिवेटिव्स का एक पार्ट जो होता है फ्यूचर्स का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है ऑप्शंस का होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो भी क्वेश्चन है थोड़े बहुत तो यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव ये दोनों क्या है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो दोनों को साथ में ही पढ़ना है। तो पहले पोर्टफोलियो पढ़ लो, देन उसके बाद डेरिवेटिव पढ़ लो, तो जो भी आपका मन करे वैसे पढ़ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। देन फॉरेक्स। फॉरेक्स में आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि करेंसी का ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स रहेगा। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स मींस डेरिवेटिव्स रहेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा। बाकी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के लिख लो, फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेज का हो गया, नहीं तो एक्सचेंज रेट का हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें से एक क्वेश्चन आता है, बट फॉरेक्स छोड़ना नहीं है। फॉरेक्स इजी वाली चीज है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, और लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, तभी जाके ये क्लियर आउट होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है, पूरा थियरी है। अब देखो जिसको थियरी अच्छा लगता है उसने यहाँ पे चले जाना है, ठीक है? डिजिटल फाइनेंस में से एक थियरी आता है, देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ही सॉरी एनवायरनमेंट से एक थियरी आता है, एंड सिक्योरिटाइजेशन से भी एक क्या आता है, थियरी आ जाता है। तो जिसको भी मन कर रहा है तो भाई वो थियरी कर सकता है और इसमें से ऑप्शन छोड़ सकता है। तो मोस्टली मेरे हिसाब से क्या क्या करना चाहिए, फॉरेक्स करना चाहिए, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक बार को मतलब मैं मेरा मन करे तो मैं सो मतलब सभी के सभी क्वेश्चंस कर लूँ, ठीक है? ये थ्योरी वो छोड़ के, क्योंकि मुझे थ्योरी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बट आई वोंट सजेस्ट यू टू अटेंड फर्स्ट द कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन, क्योंकि पहले पहले कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है, बिकॉज वो काफी लेंदी होता है। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, इनके जैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, क्योंकि ये इजी है, समझ में आया तो कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन ज्यादा घुमा नहीं सकता, और घुमाया भी तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको इजी पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको रिवीजन कहाँ से करना है इनका, ठीक है? एक हमारे सर है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, रिस्पेक्टेड सर है हमारे हमारे मतलब मैंने उनका क्लास नहीं लिया है ना, ये कोई प्रमोशन है, ठीक है? मैं उनका खुद रिवीजन वीडियोस से पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे। ओके, आई एम नॉट टेक मैंने कोई भी क्लास नहीं लिया है, मैंने उनका बस बुक परचेस किया है, दैट्स इट। तो उनका नाम है सीए नागेंद्र शाह। उनका रिवीजन वीडियोस देख लो, आपका काम हो जाएगा। मतलब भाई भगवान है एक तरीके से देखा जाए तो एसएफएम का। मार्क माय वर्ड्स, उनकी तरह कोई नहीं पढ़ा सकता, मतलब मेरे लिए तो ऐसा ही लगता है, ठीक है? इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, नो मोर कंट्रोवर्सीज, ओके? मतलब मुझे तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं पढ़ाने के मामले में, एकदम फर्स्ट क्लास इंसान है वो, खुद ट्रेडिंग कर चुके हैं, इन्वेस्टर रह चुके हैं, so they know about the market very well. Okay, so I will suggest like नागेंद्र शाह सर, बिकॉज उनका मतलब थोड़ा लेवल है उसमें, एसएफएम के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड उनके स्टूडेंट्स भी काफी अच्छा स्कोर करते हैं, एंड आई विल बी द वन ऑफ देम एक्चुअली। मतलब 60+ लाने में मैं भी यहीं पे सर की इसमें मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। तो आपको करना क्या है, उनका फॉरेक्स का रिवीजन का वीडियोस अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको डेमो चाहिए तो 15 लेक्चर्स अवेलेबल है, तो फॉरेक्स देख सकते हो जिसको भी फॉरेक्स में परेशानी आ रही है, ठीक है? अगर किसी को पोर्टफोलियो में, सब रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है उनके, सब देख लो, सब कुछ मजा आ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट एंड्स, एंड या कल मैं कॉर्पोरेट लॉ की, मतलब अपने जो लॉ है, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ है, उसके बारे में स्ट्रेटेजी लाऊंगा। स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।